सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग इस देश के अंदर जाति धर्म और मजहब के नाम का जो जहर घोलने का काम कर रहे थे, अब उसके बाद इन्होंने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी के लोग किस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों से मराठी बुलवा रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, वही काम अब इन मैडम ने भी शुरू कर दिया, जो कि बाद में हालांकि माफी मांग लेते हैं। लेकिन आपके माफी मांगने से क्या होता है? एक और तो पहले आपने उस व्यक्ति को सबके सामने उसको जिस तरीके से बेइज्जत आपने कहा और आपने उसको कहा कि वो हिंदी सीखे। एक बात आप मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जहां पर शायद हिंदी का ना बराबर प्रयोग होता है। आप साउथ के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर आपको केरला, कर्नाटक, आपको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बहुत सारी भाषा सुनने को मिलेंगी। तो वहां पर जरूरी नहीं कि वहां पर हिंदी बोली जाए। भारत की खूबसूरती इसी चीज में है कि भारत पर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती हैं, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल देखने को मिलेगा। यही खूबसूरती भारत की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जिस तरीके की हरकत करी है, जिस तरीके की आपने हरकत करी है, इसका इम्पैक्ट अगर विदेश में रहने वाले जो हमारे सिटीजन है, जो अफ्रीका में रहते हैं, अगर उनसे ये कहा जाए कि आपको अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोलनी है, या फिर जो और तमाम जो लोग हैं जो ओमान में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, या फिर वॉट जितनी भी कंट्री में रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर भी अगर यही काम किया जाए कि आपको उनके स्टेट, उनकी कंट्री में रहकर उन्हीं की भाषा बोलनी है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो काम कर रहे हैं ये सरासर गलत चीज है। और यही रीजन है कि भारत अगर पीछे है ना, तो इन जैसे अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं की वजह से आज भारत पीछे है। क्योंकि यही रीजन है कि कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर इन जैसे नमूने पॉलिटिशियंस हैं। मैं इनको नमूना पॉलिटिशियंस इसलिए कहूंगा क्योंकि इन्होंने जो हरकत करी है एक विदेशी नागरिक के साथ, आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि कोई विदेश का व्यक्ति हमारे देश की सरजमी पर आ रहा है और हमारे देश की सरजमी पे आकर वो काम कर रहा है। वरना हमारे देश के लोग ही विदेश में काम करने जाते हैं, बाहर का कोई आदमी यहाँ काम करने आता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई आ रहा है और आपका बिहेवियर अगर इस तरीके से उसके साथ रहेगा, और बड़ी बात यह है, पार्क मैडम जी आपका, आपके पिताजी का, आपके डैडी का नहीं है। पार्क एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसपे सबका राइट होता है। पार्क पर सभी का राइट है। आप पार्क पर किसी के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और आपने कहा कि अगर कोई हिंदी सीख के आएगा, अगर मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री 10 देशों की यात्रा पर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अगर उनसे ये कह दिया जाए कि वो वहां की रीजनल लैंग्वेज सीख के आए, वहां की लोकल लैंग्वेज सीख कर आए, फिर आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ? बताइए ना आप मुझे। वही सवाल है कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी बयान दिया था कि ऐसा समय आएगा जब लोग इंग्लिश बोलने में अपने आप को जो है अपमानित जो है महसूस करेंगे। तो क्या इसी का एक्सटेंशन देखने को मिला, लोगों पे जो दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, तो एक काम करिए ना, एक काम करिए कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब लोग अपने आप को हिंदी बोलने पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विदेश में पढ़ रहे नेताओं के बच्चे हैं, सबको इंडिया में बुला लिया जाए। इंडिया में तो उनके पिताजी हैं ही, या नफरत का जहर घोल ही रहे हैं, तो अपने बच्चों को लाकर यहाँ के स्कूलों में एडमिट करा दिया जाए, उनको एडमिशन दिला दिया जाए, कॉलेजों में उनका एडमिशन करा दिया जाए। क्यों नहीं कराते? अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आपने फॉरेन भेज रखा है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आपने विदेश भेज रखा है, और उसके बाद आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं हिंदी भाषा पर। अब आप मुझे ये बताइए कि गुजरात के अंदर रहने वाले लोग कितने लोग हिंदी में बात करते होंगे? संविधान तो इजाजत देता है सब। मैं आपको एक बात वही बता रहा हूँ, गुजरात के रहने वाले हैं अमित शाह, अगर कोई गुजरात के में अंदर आप जाकर देखिए, ज्यादातर लोग गुजराती में ही बात करते हैं। ठीक है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो ज्यादातर लोग, आप गाँव में, ग्राम में जाएंगे तो मराठी में बात करते हुए दिखाएंगे। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी में बात करते हुए दिखेंगे। आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो मलयालम, तेलुगु में बात करते हुए दिखेंगे। तो यही खूबसूरती तो भारत की है। यही खूबसूरती भारत की है कि जहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती हैं, और इसी के तालमेल को भारत कहा गया है। यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब का कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने नफरतों का बीज बोना पैदा किया। और बड़ी बात यह है कि जो रेणु चौधरी जो कि काउंसलर हैं, इससे पहले भी इनकी कई वीडियो इस तरीके की वायरल हुई हैं। असल में क्या है, ये आप ये समझ लीजिए कि एक ये ट्रेंड शुरू हो गया है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपको एक चीज बता दूं, ये ट्रेंड है एक तरीके का, जिसमें क्या है, बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। तो पार्टियों की भाषा आपको लगती है, लग रहा है कोई गली में रहने वाला गुंडा मवाली है जो डरा रहा है, धमका रहा है विदेशी मेहमान को? बीजेपी में तो सारे गुंडे मवाली ही है मैडम। बीजेपी का मतलब गुंडे मवालियों की पार्टी। बीजेपी कोई साधु संत और महात्माओं की पार्टी नहीं है, कोई देशभक्तों की पार्टी नहीं है। बीजेपी का मतलब देश के अंदर जहर घोलने वाले गुंडे, मवाली, बदमाश, चोर, डकैत, रेपिस्ट, बलात्कारी, इन जैसे लोग बीजेपी के अंदर हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का एमएलए था जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया? बीजेपी का। तो बीजेपी का मतलब सीधे तौर पर यही है कि जितने भी लेकिन चोर सवाल ये डकैत होता है, रेपिस्ट लोग हैं वो लोग हैं उसमें। मुझे आप तो प्रैक्टिस भी जी। करते हैं, एडवोकेट भी है। सवाल यह है कि जिस चीज की ज्यादा संविधान देता है बीजेपी को, उसके साथ ऑब्सेशन क्यों है? हम देखते हैं भोजन, ठीक है, भाषा, और वहीं पर वेशभूषा को लेकर के, और कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या बोलेगा, इसको लेकर के ऑब्सेस क्यों दिखती है बीजेपी? एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात करती है, अभी इनका एक नेता है गिरिराज सिंह, ठीक है, और आपने बोला कि संविधान पर चर्चा या संविधान का पालन सिर्फ देश में वही व्यक्ति कर सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। ये तो अनपढ़, जाहिल और गवार है। तभी तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से कतराते हैं। सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्रियां लेकर चलता है। यही रीजन है कि ये अनपढ़, जाहिल, गवार लोग हैं जो अपनी डिग्रियां भी दिखाने से डरते हैं। दूसरी चीज ये, एक और हमारे देश के अंदर गिरिराज सिंह हलाल पर बात करते हैं, ठीक है, हलाल मीट है ये, ठीक है, ये झटके का मीट है, कोई भी जो है वो हलाल मीट नहीं खाएगा, झटके का मीट खाएंगे। दूसरी ओर ओमान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं हलाल बीफ का। आप मुझे बताइए ना, तो ये अपनी बात के ऊपर डिपेंड है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी अपनी सरकार के राज में बीफ के मामले में इंडिया को पहले नंबर पर ही लाकर छोड़ेंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए मुझसे। तो क्या बीजेपी तय करेगी अब कौन क्या खाएगा, कौन कौन सी भाषा बोलेगा, कौन कैसे रहेगा? क्या सब कुछ अब बीजेपी तय करेगी इस देश? बीजेपी के क्या बाप का देश है ये देश संविधान से चलता है, और इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म को मानने की, अपने मजहब को मानने की, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, राइट टू एक्सप्रेशन की। ये आजादी है। ये आजादी हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। और इस देश के अंदर चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के ऐसे अनपढ़, जाहिल, गवार काउंसलर हो, ठीक है, कोई भी आकर इस देश के अंदर देश का आपसी स्वार्थ अगर बेकार करेगा और बाद में आके माफी मांग लेते हैं। माफी नामे लिखने इनकी पुरानी आदत है। जिनको ये सपोर्ट करते हैं, जिनके जो है मूर्तियों पर ये माला चढ़ाते हैं, वो भी माफी मांगते थे, तो और ये भी माफी मांग रहे, सारे माफी वाले ही हैं ये लोग। तो क्या सरेंडर है, नरेंद्र नहीं, सरेंडर प्रधानमंत्री है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब क्या माने कि बीजेपी अब अपने देश के नागरिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव करते करते विदेशी मेहमानों के साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी? मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी का आपने देखा होगा, चलो भाई ये मटन की दुकान बंद कराओ, चिकन की दुकान, वो क्या कहते हैं, यमुना जी में, हाँ, जो भी है वो आई डोंट नो, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता। और मैं आपको बताता हूँ, तो उन्हीं के क्षेत्र से काउंसलर है। तो जैसा एमएलए, भाई एमएलए फेमस होना चाह रहा है तो काउंसलर भी फेमस होना चाहेगी। समझ रहे हैं आप? तो वही काम वो भी कर रही है और वो भी कर रहे हैं, दोनों यही काम कर रहे हैं। तो क्या रील बनाते बनाते जोश में होश खो दिया? मैं आपको बता रहा हूँ, रील और रियल में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आपने देखा कि रील में तो वो दिखाते हैं कि यमुना जी में वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन रियल में क्या है कि वो यमुना जी में गिर जाते हैं, ठीक है ना। और एक नकली यमुना जी जिस तरीके से क्रिएट की गई वो सबके सामने है। फिर उसके बाद ये ऐसे लोग हैं जो आज इनके पोस्टर अगर लगा दिए जाए ना चौक चौराहे पर कि गुमशुदा की तलाश, तो कुछ गलत नहीं होगा। आज रवि नेगी पूछेंगे, उनकी पार्टी से सीएम बन के बैठी हुई रेखा गुप्ता, उनसे पूछेंगे कि AQI 400 के पार जा रहा है। पहली बात तो ये पूछेंगे, तो जब उनको यही नहीं पता उन बीजेपी के नेताओं को कि AQI होता है या IQ होता है, यानी मुद्दों पर काम नहीं करेगा। IQ लेवल तो इनका वाक्य में 0 है। मैडम ये नहीं जानती कि AQI होता है या IQ होता है, इनको यही नहीं पता IQ और AQI में फर्क क्या है। IQ माइंड से रिलेटेड होता है, AQI पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, लेकिन ये AQI को IQ बोल देती हैं। फिर जब मैसी से मिलने के लिए जाती हैं, वहां पर लोग किस तरीके से नारे लगाते हैं वो आप सबके सामने है। और उसके बाद बीजेपी IT सेल उस नारों को किस तरीके से कन्वर्ट करता है वो भी आपके सामने है। तो सच को छिपाना और सच को झूठ में प्रदर्शित कर देना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। यही कारण है आज मुझे समझ में आ गया कि दिल्ली वाकई में दिल वालों की है। अगर दिमाग वालों की होती तो इन जैसे मुख्यमंत्री को थोड़ी चुनती। अगर दिमाग वालों की तो इन जैसों को बिल्कुल नहीं चुनती। आज लोग परेशान हैं, लोग दिल्ली की आबो हवा में सांस लेने से डर रहे हैं। जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एक बार ये माइक उनके घरों पर जाकर लाकर देखिए उनको किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आप जाकर पूछिए। लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। से भागते हो गैर जरूरी, बस मैं वही तो बता रहा हूँ, और गैर जरूरी मुद्दों पर ही चर्चा है। सदन से लेकर तमाम जगहों तक चर्चा सिर्फ गैर जरूरी मुद्दों पर ही है। जिस दिन इस देश में मुद्दों पर चर्चा होने लगी उस दिन शायद
कोई भी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई गरीब का बच्चा भूख से नहीं मारा जाएगा, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है उस विदेशी कोच के पास क्या कानूनी अधिकार है उस पर कार्यवाही के लिए, आगे जाने के लिए, जिस तरीके को उनको धमकाया गया, डराया गया? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकार तो हर एक व्यक्ति को है। अगर किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके पास राइट है, और आपने पब्लिक प्लेस में उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसके पास सबसे मेन राइट तो डिफामेशन का है कि वो उनके ऊपर मानहानि का केस कर सके। दूसरी चीज ये है कि ये कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पृष्ठ में मेंशन नहीं है कि अगर आप इंडिया में आते हैं तो आपको यहाँ पर आकर इंडिया की मूल भाषा, ठीक है, या राज्य भाषा जो है, वो पहली बात तो ये है कि हमारी ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ की राजभाषा आनी चाहिए, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। क्योंकि आप अगर भारत आते हैं तो भारत में आके अगर आप एक बात मुझे बताइए, पंजाब घूमने चले गए, कल को पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आप पंजाबी बोलिए, ठीक है, तो फिर कहाँ से सीखेंगे? महाराष्ट्र के लोग बोलेंगे आप मराठी सीखिए, कर्नाटक के बोले कि भाई आप साउथ के बोले कि आप तमिल सीखिए, तेलुगु सीखिए, मलयालम सीखिए। तो वो आदमी इंडिया में आने से पहले तो भाषा सीखते सीखते ही मर जाएगा। यानी और संविधान मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप भारत में रहती हैं, आपको तेलुगु आती है, आपको बंगाली आती है? नहीं आती ना। तो अब आप एक बात खुद बताइए, अब आने वाले वक्त में बंगाल में इलेक्शन है, ठीक है, असम में इलेक्शन है, ये बिल्कुल है सीधे तौर पर ये चीज, ऐसे लोगों की काउंसलर की सदस्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए, और ऐसे लोग काउंसलर क्या बस में कंडक्टर बनने के भी लायक नहीं।